नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा। अभी थोड़े समय पहले मैंने वनिका के फेसबुक पेज से लाइव किया था और बहुत टुकड़ों टुकड़ों में मेरी बातें आईं और मैंने ये सोचा कि बहुत सी बातों को सहेज कर रख लूँ जब एक बात कही, बल्कि एक लेख भी बनता है इन सारी बातों पे। तो चलिए कुछ खुलकर बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब नीरज जी ने मुझसे पूछा कि आप किस विषय पे बोलना चाहेंगे, आपका विषय तो शायद इतिहास है, तो आप कुछ ऐतिहासिक किस्सा हमें सुनाइए। तो मैंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि मैं तो अभी इतिहास से थोड़ा दूर हूँ और साहित्य में ज़्यादा दखल दे रही हूँ, ज़्यादा साहित्य जी रही हूँ, पढ़ भी ज़्यादा साहित्य ही रही हूँ। तो क्यों नहीं हम दोनों पर मिला जुला कर बातें करें, यानी कि मेरा अपना क्या बैकग्राउंड है, मेरी अपनी क्या शिक्षा है और मैं साहित्य से किस तरह से जुड़ी हूँ और किन तरहों पे मुझे साहित्य से आराम मिलता है ना। हम लिटरेचर जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आपको दोबारा बौद्धिक रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इस कोरोना काल में हम इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। तो ख़ास करके कविता, ख़ास करके कहानी, तो मुझे अभी इन दो विधाओं में मैं ज़्यादा दखल दे रही हूँ। तो बहरहाल तो ऐसा है कि मैंने ये सोचा कि अपनी शिक्षा थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड से शुरू करके, और इतिहास साहित्य का भी सरोकार रहा है, उस पे बातें करूँगी और आगे अपने समय के बारे में भी कुछ कहूँगी। हम अक्सर ख़ुद को एक पोस्ट मॉडर्निस्ट, उत्तर आधुनिक समय में पाते हैं, बताते हैं। अब तो पोस्ट ट्रूथ कहा जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत से विवाद हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बहसें, बहुत से विमर्श। और जैसे कि पोस्ट ट्रूथ को इस तरह से मैंने पहली बार तब सुना जब मैं एक हंगेरियन कार्यक्रम में गई थी और एक प्रोफेसर कभी आए हुए थे, इस्तवान बोरोश, और उन्होंने कहा कि हम तो पोस्ट ट्रूथ के समय में हैं, तो बहुत सी बातें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं वगैरह वगैरह, यानी कुछ भी स्थापित नहीं है। हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे और हम मतलब संरचनावाद और जादुई यथार्थवाद और पता नहीं क्या क्या। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं हमारी जो ये यात्रा है, ये जो साहित्यिक वैचारिक यात्रा है, इसको खंगालते चले हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, पाश्चात्य चिंतन, पाश्चात्य विचारकों, पाश्चात्य आंदोलनों की पृष्ठभूमि में थोड़ा सा भारतीय साहित्य को, क्योंकि ये कहा जा सकता है, हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि हमने जितने डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उनको सुपर इम्पोज कर दिया। हमारे टर्म्स जो हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो भीतर से नहीं है। आलोचक इसको खंडित भी कर रहे हैं, जैसे अभी हाल में कुमार सुशांत जी ने गीताश्री की एक कहानी को बहुत खूबसूरत से एनालाइज करते हुए कहा कि ये देखिए, ये उत्तराधुनिक कहानी की बहुत सुंदर झलक दिखाती है ये कहानी, नजरा गली गुड़िया। बहरहाल, तो मैं अपनी बात शुरू करूँगी अपने अध्ययन के विषय में कि मैं जब कनाडा पहुँची, एक्चुअली पहले मैं स्टेट्स में रहती थी, वहाँ से मुझे देश निकाला मिला, जा नहीं पाई वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि आप सब ये जानते होंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, अल्बर्टा, कनाडा में मैंने पीएचडी में दाखिला लिया। मेरे सुपरवाइज़र का नाम भी डॉक्टर वॉरेन एलॉफ्सन, और भी क्योंकि हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, ब्रिटिश इंडिया के, वो वॉरेन हेस्टिंग्स, हम सब जानते हैं। उदय प्रकाश की कहानी भी है वॉरेन हेस्टिंग्स का साड़, और बहुत चर्चित, सबसे ज़्यादा उनको उत्तर आधुनिक प्रयोगों के लिए, उनके जादुई यथार्थवाद के लिए याद किया जाता है। वो कहानी मैंने पढ़ी है और भी उनकी कई सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं दिलचस्प, लेकिन वो कहानी मुझे ख़ास तौर से पसंद और याद है। तो जब मैं वहाँ पहुँची, और ये पोस्ट डिवोर्स था ये तलाक के बाद था, थोड़ा कठिन था मेरे लिए, क्योंकि एक बसे बसाए घर से निकल के, जहाँ पे कि आप एक 2000 स्क्वायर फीट के अच्छे से 4 बेडरूम वाले 2.5 बाथरूम वाले घर में रह रहे हो, एक हॉस्टल के कमरे में जहाँ की डिश वॉशर भी नहीं हो, आपको टिका दिया जाए तो आप चाहेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी किसी कंफर्टेबल जगह में मूव कर जाऊँ। लेकिन हुआ यूँ कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा था और उसके रिन्यूअल में 2 साल लग गए, वीज़ा इंटरव्यू की चिट्ठी समय पे नहीं मिली वगैरह वगैरह। तो उसकी थोड़ी सी कथा ये है कि जब मैं वहाँ पहुँची तो डॉक्टर एलॉफ्सन ने बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि तुम किस विषय पे शोध करना चाहती हो, फर्स्ट टेल मी योर थीसिस टॉपिक।
what do you want to do your research on, what do you want to write your dissertation on. मैं हिंदी में ही बोलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बातें हिंदी में आए, है ना. अंग्रेज़ी में तो मतलब दोनों दो बातें हैं और बहुत ज़्यादा द्विभाषी हम हैं. तो आजकल तो अभी इंग्लिश में बहुत हो रहा है, शुद्ध भी बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हम वो भी कर देते हैं नई वाली हिंदी के नाम पे. तो खैर, तो तुम किस विषय पे शोध करना चाहती हो, किस विषय पे अपनी थीसिस लिखना चाहती हो. तो मैंने कहा कि मैं वॉरेन हेस्टिंग्स के इम्पीचमेंट पे लिखना चाहती हूँ. ये एकदम से मैंने, वैसे पहले से भी मैं सोच रही थी उस टॉपिक से, मैं क्योंकि देश निकाले के बाद वो सेंस बनता है ना. हेस्टिंग्स को भी काफ़ी परेशान किया गया था. गलत या सही, ये पोजीशन या स्टैंड मैं अभी नहीं लूँगी, इसको बचा के रखूँगी अपनी थीसिस या उसके बाद की किसी किताब के लिए, है ना. पोस्ट डॉक्टरल भी कोई चीज़ होती है, और किताबें तो आदमी चाहे, अगर आपको लिखने से प्यार है, अगर आपको आर्काइव से प्यार है, अगर आपको इतिहास से प्यार है, तो आप निरंतर शोध कर सकते हैं. बात फंडिंग की होती है. चलिए, हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बिल्कुल करो वॉरेन हेस्टिंग्स पे, लेकिन अगर तुमने अपना विषय बदल दिया, अगर तुमने अपना टॉपिक बदल दिया, तो मैं तुम्हारा सुपरवाइज़र नहीं रहूँगा. तो मैंने कहा कि ठीक है. वैसे मैंने बहुत कोई टनक के नहीं कहा था कि चलिए ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि अरे मैंने इतना तो वो नहीं किया था. खैर, तो इस तरह से पहला सेमेस्टर बीता. दूसरे सेमेस्टर तक आते आते जब पहली गर्मी की छुट्टी हुई, तो मैंने पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाया वैंकूवर की कॉन्सुलेट से. वो 1 सप्ताह में रिन्यू होके आ गया, और फिर स्टडी परमिट के रिन्यूअल में वो आए ही ना. मैं भी रोज़ इमिग्रेशन को फ़ोन करके, शायद मुझे इमिग्रेशन को इतना फ़ोन भी नहीं करना चाहिए था. कोई बात नहीं, तो जो बीत गई सो बात गई तो नहीं होता है. ये पूरा अनुभव मेरे दूसरे उपन्यास का हिस्सा होगा. पहला अमेरिका में सिचुएटेड होगा, मैं जब भी वहाँ तक पहुँचूँ उसके बाद ही थीसिस तक पहुँचूँगी. तो हुआ ये कि जब मैं वेट कर रही थी, इसी बीच हमारे यूनिवर्सिटी में एक बहुत चर्चित लिबरल हिस्टोरियन हैं. वो लिबरल पार्टी के बाकायदा पॉलिटिकल कैंडिडेट बन के अपने चुनाव की कैंपेनिंग करने हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में आए. माइकल इग्नेटिव, उनकी एक किताब मुझे प्रिस्क्राइब्ड थी, मेरे रीडिंग लिस्ट में थी, मेरे कोर्स में थी, अ जस्ट मेजर ऑफ पेन, ब्रिटिश हिस्ट्री की किताब. और वो पेनिटेंशियरी पे थी, यानी कि पुअर लॉज के तहत भी लोगों को वहाँ जेल होती थी. बहुत कठिन था अंग्रेज़ों का कानून उस वक्त. वो है ना कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से उन्होंने कैसे कितना मुनाफा कमाया. मैं थोड़ी सी उसकी बात करना चाहती हूँ कि मतलब मैं क्या पढ़ रही थी, इतिहास में कैसे विवाद हैं वगैरह वगैरह. हमारे समय की कुछ लोकप्रिय पुस्तकें उससे वास्ता रखती हैं. तो वो एक किताब थी जो वही कहती थी, मतलब उसको अगर हम सीधा शाब्दिक अनुवाद कर दें तो दर्द की एक सही माप, है ना. और उसमें था कि किस तरह गरीब अंग्रेज़ जो है वो ठूस दिए जाते थे जेलों में भी कई बार. जस्टिस, अभी भी हम रोज़ CNN पे ख़बर पढ़ते हैं कितने रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट की वगैरह वगैरह. तो वो एक किताब थी, वो आई, और जब मैं भी उसमें गई, चूँकि मैंने वो किताब पढ़ी थी, उस पर लिखा था, मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगी थी. तो मेरे पास वोटिंग राइट तो थी नहीं, मैं तो कनाडा में भी सिटीज़नशिप की लाइन में बहुत पीछे खड़ी थी. पहले मेरा स्टडी परमिट रिन्यूअल होता, फिर तो दोस्तों ऐसा हुआ कि उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया, लोग बहुत उत्साहित थे. हालांकि हम बार बार पॉलिटिकल अपैथी की बात सुनते हैं, लेकिन कैंपेन रैली में तो लोग पहुंचा भी दिए जाते हैं. मुझे याद है कि मैं जब उस रैली के लिए जाने से पहले अपना बैकपैक चेक करा रही थी, तो क्या कुछ महसूस कर रही थी. तो जब मैं लौट के आई और जब मैंने शाम को कॉमन रूम में न्यूज़ देखा, तो मैंने देखा कि हेटी में इतना बड़ा भूकंप हो गया, मतलब 7 क्रॉस करके इतने लोग मारे गए और क्या क्या नहीं. और मुझे थोड़ी सी बहुत घबराहट सी हुई कि ये बड़ा डिस्टर्बिंग है इस तरह से. एक तो स्टडी परमिट नहीं आ रहा है, उस पर तीसरी दुनिया में भूकंप शुरू हो जाए, है ना. ये भी मतलब तीसरा विश्व युद्ध ही मुझे लग रहा था. और
हेटी से मेरा जुड़ाव इस तरह था कि मेरे जो पहले सुपरवाइज़र थे पैट्रिक मैकडेविट, सनी बफलो में उनकी पत्नी हेटी की थी। वो मैं वहीं से पीएचडी करने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। वो एक अलग देश निकाला की कहानी है। तो बाद इस सब के कि मतलब उन्होंने मुझे अमेरिका में आने तक नहीं दिया ढंग से, जबकि मैं 6 साल से वहाँ रह रही थी, और बाद इसके कि मेरे ग्रीन कार्ड तक पहुँचे हुए लगभग स्टेटस को उन्होंने ड्रॉप करवा के स्टडी परमिट के लिए दे के और दोबारा कैंसिल किया, है ना। तो बाद इस सब के, और पैट्रिक मैकडेविट ने मेरी एमए थीसिस ग्रेड की, भले ही मैं कहूँ कि उतनी फेयरली नहीं, ये निजी हम अपने शिक्षा के लिए कह सकते हैं। कभी रिवाइज़ करूँगी। वो प्रॉफिट्स ऑफ द टी ट्रेड था, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का। तो उनकी पत्नी हेटी से थी, और हम लोग बड़ा मतलब वो बहुत करीबी रिश्ता रखते थे स्टूडेंट्स के साथ। जनरली लोग अपने परिवार की बात करते हैं। तो खैर, तो इससे मैं घबराई हुई थी, और उसी वक्त एक दिन ऐसा हुआ कि एक और टीचर जिनका एक चैप्टर मैंने पढ़ा था, जो हमारे कोर्स में था एक दूसरी क्लास में, हु पेज द बिल ऑफ हिस्ट्री, वो आई लेक्चर देने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, और उनका टॉपिक था उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी। अब मुझे ये याद नहीं है कि वो 1830 की क्रांति की बात कर रही थी, 1848, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि थी या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि थी, जो भी हो। तो बार बार उसमें वो बड़े रिदमिकल ढंग से बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन था, और मैं एकदम अवाक, और मैं एकदम, क्योंकि ये जो जर्मन प्रोफेसर थे मेरे एक और, उन्होंने एकदम से आके ऐसा कहा कि अब आपको सवाल पूछना है, मतलब। और वो ऐसा होता है ना कई बार कि आप एक टॉक में जाएं और लगातार आपको देख के लोग बोलने लगे, एक्सपेक्टेड है कि आप सवाल करें। तो बहरहाल मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सवाल ये नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा था कि बड़ा ज़बरदस्ती का इस तरह नहीं होना चाहिए। इतनी कोई बात नहीं थी, मैं ठीक कर रही थी अपने रोज़ की क्लासेस में। लेकिन उन्होंने मेरा जो है वीज़ा इंटरव्यू लेटर समय पे नहीं दिया। खैर, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब वो प्रेजेंट कर रही थी ऑस्ट्रिया हंगरी को बार बार रिपीट करते हुए इस तरह से, तो मुझे लगा कि ये जो पूरा इतिहास है लॉ के यूटिलाइजेशन का, क्यों ना उस पर लिखा जाए। यही यहूदियों के साथ नाज़ी लोगों ने किया, और भारत में भी कानून एक बहुत बड़ा माध्यम रहा साम्राज्यवाद की स्थापना का। तो क्यों ना इस पे लिखा जाए, द रोल ऑफ लॉ इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से ये बात कही। ही वॉजंट टू हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन अब तो वीज़ा ही नहीं मिला तो वो हो नहीं सका। लेकिन बहरहाल जो मैं पढ़ रही थी और जो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ वो यही कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की क्या कहानी है। इस पर बहुत बहस है कि कहानी क्या है, ये एक मत है ही नहीं। कि एक स्कूल है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री, एक है ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री। एक का ये मानना है कि अंग्रेज़ जो है वो एक सोची समझी नीति के तहत यहाँ साम्राज्य स्थापित करने आए, और दूसरे का कहना है कि नहीं, वो आए तो वे केवल व्यापार करने, और चूँकि यहाँ पे बहुत एनार्की थी, हम बहुत पिछड़े हुए थे, हमारे राजा जो थे वो अपने ऐसे सामंतों से घिरे हुए थे कि उनके साथ व्यापार करना ठीक से संभव नहीं था, तो हमें राज्य स्थापित करना पड़ा। अब इसमें तो आप एक पेंच ये निकाल सकते हैं कि अपनी शर्तों पे व्यापार के लिए उन्होंने ऐसा किया। खैर, ये भी हो सकता है। तो ये लेवल है बहस की, एक ये स्तर है, और एक दूसरा स्तर ये है कि प्रॉफिट हुआ या नहीं, फ़ायदा हुआ या नहीं, मुनाफा हुआ या नहीं। तो इसमें भी आप जानते हैं कि दो बहुत अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। दो स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस हैं, जिनका एक का कहना है कि फ़ायदा हुआ, एक का कहना है कि नहीं हुआ। तो पहला जो स्कूल है जो ये कहता है कि वो आए थे केवल साम्राज्यवाद के लिए, या बल्कि जो कि वो आए थे केवल व्यापार के लिए, और शायद मतलब उनका कभी उनकी मंशा नहीं थी कि हम इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा करें, और ऐसा करके उन्होंने बल्कि इस देश का भला किया। तो उसमें जैसे कुछ बहुत चर्चित किताबें हैं, द एब्सेंट माइंडेड इंपीरियलिस्ट, इसमें है कि दे एक्वायर्ड द एम्पायर इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि कैसे हम ये इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो इस पर राज्य करेंगे, लेकिन हम कर लें।
तो इसीलिए कहते थे ना कि अंग्रेज़ साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। खैर, किंवदंतियों के बाद की बात है, बहसें। तो ये जो शशि थरूर जी की किताब है, जिसे अभी अभी साहित्य अकादमी मिला है अंग्रेज़ी भाषा के लिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वो भी एक इस एक स्कूल की एक किताब है जो ये प्रतिपादित करती है कि ब्रिटिश साम्राज्य दरअसल मुनाफे का साम्राज्य रहा, मुनाफे का सौदा रहा उनके लिए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने साबित किया है कि किस तरह से इम्पॉवरिशमेंट हुआ भारतीय इंडस्ट्रीज़ का। ये सब मैंने जो एक पेपर लिखा था कॉटन पे टी के अलावा एमए करते हुए, वो भी यही साबित करता है। लेकिन यह है कि आप उसको कितने प्राइमरी सोर्सेज देके कितना कोलैबोरेट कर सकते हैं, और ये बहस इतनी आसानी से कभी ख़त्म नहीं, शायद कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास है और इतनी बातें हैं। लेकिन चलिए, कुछ तो वो माने तो खुशी होगी। तो मैं सिचुएट कर रही थी थरूर साहब की किताब को इस पूरी हिस्टोरियोग्राफी में, कि उसके कितने ऑपोजिशंस हैं। आपने सबने देखा भी होगा जब वो ब्रिटेन में थे, अपने बुक टूर पर भी, वो टेलीविज़न पर भी थे, ब्रिटिश टीवी पर, ये सब कहते हुए। सबसे पहले जब मैं लौट के आई थी 14 में, तभी थरूर जी से मेरी एक प्रकार से भेंट, इस तरह भेंट भी हुई। मैंने उनको इंटरव्यू भी किया, सब कुछ है, लिखा भी, नवभारत टाइम्स में आया भी, उनकी किताब पर ऑटोग्राफ भी लिया। एक और किताब जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे लगता है बड़ा खूबसूरत नावल है, उनकी बाकी की किताबों से बड़ा अलहदा और बहुत रोमांटिक और बहुत सुंदर है, रायट अ लव स्टोरी। तो वो किताब जो है वो साबित तो नहीं करती, लेकिन मतलब उसमें वो बहुत लोकप्रिय हुई। हम सब जानते हैं लोकप्रिय इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है। और डालरमल साहब की किताब है। और अभी हाल में अचानक यही फेसबुक लाइव पे अचानक मेरे सामने मोइन मीर जी आ गए, जिन्होंने सूरत पे किताब लिखी है कि कैसे एक वो जो है देशी राजकुमार प्रिंस, वो थोड़े समय के लिए अंग्रेज़ों को हरा कर और कैसे अपना राज्य स्थापित कर लेता है, और किस किस्म के ट्रेड रिलेशंस थे उस वक्त, वगैरह वगैरह। अभी हम टीपू के साथ भी कह सकते हैं, या हम मराठास के साथ भी कह सकते हैं, मतलब इतिहास भरा इन लड़ाइयों से। लेकिन बहरहाल, तो मैं थोड़ा सा इस पर बात करते हुए कि ये दो बहसें हैं और ये इतिहास की कहानी है, तो किताबें एक लिखी जाती हैं एक एक स्कूल को बिलोंग करती हुई, वगैरह वगैरह। तो ये मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ क्योंकि ये प्योरली मैं कहूँगी कि हिस्टोरिकल किताबें हैं, और ऐतिहासिक उपन्यास एक अलग विधा है जो कि बहुत लोकप्रिय विधा है। और जब मैं लाइव कर रही थी तब लगातार जो सवाल आ रहे थे, उनमें से एक का मैंने जवाब दिया भी, कि लोग ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों को लेकर खूब लिखते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? तो खूब लिखते ही हैं, बिल्कुल लिखते हैं। दो बहुत बड़े नाम हैं, देवदत्त पटनायक और पद्मश्री नरेंद्र कोहली जी जो थे वो, मतलब कोहली जी जो हैं वो मेरे पिता के प्रिय लेखक हुआ करते थे। मेरे पिता को बहुत पसंद थी उनकी किताबें, वो लगातार उनको पढ़ते थे, और ये मेरा सबसे प्रिय एसोसिएशन है नरेंद्र कोहली जी के साथ। और ये किताबें बहुत पसंद की जाती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये प्योरली हिस्ट्री की किताबें नहीं हैं। ये तो मतलब मिथक है ना, बहुत से लोग सीता को लेके लिख रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल अगर हम कहें भी तो भी, लेकिन मिथकों को लोग अपने तरह से इंटरप्रेट करते हैं, तो उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़्यादा है ना। ये एक उपन्यास है, हिस्टोरिकल फिक्शन, जैसे सबसे चर्चित हम सबको याद है वृंदावन लाल वर्मा, अभी हाल में आई अमिताभ घोष की किताबें, सी ऑफ पॉपी और पता नहीं क्या क्या, जिसको ज्ञानपीठ भी एक को मिला है। और अभी हाल में हिंदी में वंदना राग की आई बिसात पे जो भी ब्रिटिश साम्राज्य और चीनी उसका अध्ययन करती है कोरोना काल में, बेहद दिलचस्प। और हालांकि वंदना जी ने कहा कि मैं इसको ऐतिहासिक नहीं कहूँगी, सामाजिक ही कहूँगी, लेकिन जब चूँकि इसका जिस समय को वो वर्णित करती है किताब, वो अंग्रेज़ों का समय है, तो मैं टेक्निकली कहूँगी कि ऐतिहासिक है, भले उसके सामाजिक सरोकार बहुत प्रबल हों और आज के लिए भी उतने ही वैलिड हैं, उतना ही लागू होते हों आज के समाज पर। तो खैर,
तो और भी किताबें हैं, अभी जैसे सोनाली मिश्र जी की शिवाजी की माँ पे आई, इस तरह की बहुत किताबें शिवाजी पे, मराठा इतिहास पे, तमाम देश, तमाम हिस्सों पे बहुत सी किताबें हैं। जैसे दक्षिण के चोल राज्यों पे, तेलंगाना पे, तमाम तरह की किताबें हैं। तो मैं इन किताबों से होते हुए और ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों से होते हुए एक बात और सोर्सेज की कहना चाहती थी। ये सवाल भी था कि इन पौराणिक चरित्रों को लेकर जो लिखा जा रहा है, तो ये है कि जैसे सबसे ज्वलंत उदाहरण उसका एक ये है कि पद्मावती जब फिल्म आई थी तो उस पर बहुत विरोध हुआ था, और पद्मावती हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है। पद्मावती पूरी जायसी की रचना है, पूरी जायसी की कृति है, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद के हैं जायसी, और इसलिए पद्मावती का कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है। ये बातें कही मुझसे हरवंश मुखिया जी ने, जो काफ़ी चर्चित इतिहासकार हैं, JNU से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और उनका ये कहना था कि वो बाद की बात है, कोई प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स का मतलब जो उस घटना, उस व्यक्ति के जीवन काल की के सोर्सेस हैं, के स्रोत हैं। किसी भी नॉलेज का कोई सोर्स, जैसे कोई चिट्ठी लिखी हुई या कोई किसी और कवि की कृति वगैरह वगैरह, तो ये सब सेकेंडरी का मतलब हुआ जो उसके बाद लिखी गई चीज़ें हैं। तो वो पूरी सेकेंडरी सोर्स की क्रिएशन है। मेरे लिए भी ये थोड़ी सी अचरज में डालने वाली बात थी, क्योंकि हम सब बड़े हुए इस तरह से, पता नहीं कैसे, ये किस्से सुनते हुए कि पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी से कैसे मिली और किस तरह उन्होंने ख़ुद को शीशे में दिखाया, खिलजी उनके रूप पर मोहित हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रेम कथा एक तरह की बनती थी, लेकिन पद्मावती अपने पति के प्रेम में थी, उन्होंने जौहर किया, ये किस्सा है। अब जौहर पहली बार कहाँ आया, कैसे आया, वो एक इतिहास का विषय है। बहुत से लोग हैं जो राजस्थान के इतिहास पे बहुत गहरा शोध कर रहे हैं, तो और कोई भी कर सकता है, केवल इच्छा शक्ति और सामर्थ्य और तमाम चीज़ों की बातें हैं। तो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प विषय है, लेकिन पद्मावती का जौहर एक फिक्शन है। खिलजी का उस पर इस तरह मोहित हो जाना कि वह उसको उठाने के लिए जौहर पर बाध्य करे, एक फिक्शन है। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम अब इतने परिपक्व देश हुए और हमें अब यहाँ से दूर हटना चाहिए। खैर, मुझे ये लगता है कि हमें सेक्युलर होना चाहिए, हम सब इस देश के नागरिक होने चाहिए उसी तरह बराबर, और कोई भी ये सेना होनी चाहिए और न वो दल होना चाहिए वगैरह वगैरह जो एक दूसरे को लड़ाए धर्म के लिए। खैर, तो ये तो हमारा समय है, लेकिन मैंने कहा कि हम इतिहास में भी थियोरी का बहुत उपयोग करते हैं, साहित्य का भी करते हैं, और थियोरी का उपयोग साहित्य में भी होता है। और मैं चाहती थी कि ज़रा उत्तर आधुनिकता की यात्रा के बारे में आपसे दो बातें कहूँ कि ये आंदोलन कब, कैसे, कहाँ शुरू हुए, और इसके बहुत से पैरेलल आख्यान हो सकते हैं, कोई इस पे बिल्कुल एक दूसरी कथा सुना सकता है। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि जो आंदोलन मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है, और ये जो आंदोलन जो बरोक और मिडिल एजेस के बाद एक पहला आर्टिस्टिक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ, वो इम्प्रेशनिज़म था 1860 में क्लॉड मोने की पेंटिंग सनराइज से, जिसे क्रिटिक्स ने सैलॉन में बैन करते हुए ये कहा कि रादर इम्प्रेशनिस्ट या रादर इम्प्रेशनिस्ट जो भी, और वो उसकी सीरियस क्रिटिसिज्म थी। लेकिन मोने आज क्लासिक हैं, मोने आज इतिहास का एक हिस्सा है, केवल आर्ट हिस्ट्री का नहीं, और इन सारे आंदोलनों ने बहुत ज़्यादा लिटरेचर को भी प्रभावित किया है, हम सब इस बात को जानते हैं। और इम्प्रेशनिज़म के बाद आया अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज़म, ठीक उसका उल्टा। और एक्सप्रेशनिज़म के बहुत से बड़े बड़े पेंटर्स भी हैं, और एडवर्ड मैने को एक्सप्रेशनिस्ट भी कहा जाता है, मॉडर्निस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सब आधुनिक काल में है, लेकिन मॉडर्निज़म अपने आप में एक अलग आर्ट मूवमेंट है ना। ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद की बात है, 1860, लेकिन फिर भी
और कला जो है वो अपनी बंदिशें तोड़ रही थी, अपने खाँचों को तोड़ रही थी। और अगर हम इतिहास की दृष्टि से इसको देखें तो मॉडर्निज़्म का एक कला आंदोलन के रूप में आने का कारण था राइज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और एक्सप्रेशनिज़म जो इम्प्रेशनिज़म के फ़ौरन बाद आया, ओवरलैपिंग भी है दोस्तों, इम्प्रेशनिज़म फ़ौरन बाद एक्सप्रेशनिज़म, मॉडर्निज़म, बीच में और भी बहुत से मूवमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्य हैं और जो हमें करीब से छूते हैं, उसके सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतवादी है ना, सबसे प्रसिद्ध चिंतक क्रोचे, बेनेडिटो क्रोचे भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। और उन्होंने ये कहा कि आत्मा की जो सहज अनुभूति है वो उसकी अभिव्यक्ति ही कला है, साहित्य है। तो इस तरह की बातें आईं कि कला क्या है, साहित्य क्या है, ये बहसें शुरू हो रही थी। बाद में एलियट रिचर्ड्स और तमाम लोगों ने वो किया। और हमारे पास बहुत पहले से अरस्तु का सिद्धांत है, प्लेटो ने कलाओं को कहा था कि ये तो राज्य के लिए ही अच्छे नहीं हैं, कला जो है वो क्या ज़रूरी है राज्य के लिए। लेकिन ये मैं इसलिए इन आंदोलनों की बात कर रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं कला को जीवन की मुख्य धारा में लाने के आंदोलन हैं। और तमाम विधाओं के साथ जुड़कर तो अरस्तु का जो अनुकरण का सिद्धांत है और जो विरेचन का सिद्धांत है वो ये कहता है कि कला जो है वो जीवन का अनुकरण करती है, वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और कला मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो अरस्तु बहुत पहले की बात है इन तमाम लोगों से। तो ये वैसे सनातन है लेकिन फिर भी बीच बीच में एक प्रकार से कला को पुनर्जीवित करने का उपक्रम है। तो हमने बात की इम्प्रेशनिज़म की हल्की सी, और फिर एक्सप्रेशनिज़म जिसमें हमने क्रोचे की बात की। एक्सप्रेशनिज़म शायद एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, लेकिन हम वहीं पे रुक जाएं। और फिर मॉडर्निज़म, पाब्लो पिकासो एक मॉडर्निस्ट पेंटर थे जो इतने लोकप्रिय हैं, इतने बड़े पेंटर हैं। एज़रा पाउंड को याद किया जाता है मॉडर्निज़म के, और मॉडर्निज़म के बाद ही पोस्ट मॉडर्निज़म आया। ये समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। हम मानते हैं ऐसा कि इतिहास में एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि कोई भी क्रांति किसी चीज़ के बाद ही हो सकती थी, ये उसके बाद ही संभव था, वगैरह वगैरह वगैरह। एक्सक्यूज़ मी। जैसे एज़रा पाउंड ने कहा कि कॉलिंग फॉर द न्यू, तो एक प्रकार से इसको आप रेनेसां का भी अनुकरण मान लीजिए, है ना। जब रेनेसां होता है, रेनेसां यानी कि तुर्की पे जब आक्रमण होता है, जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का जब पतन होता है, जब इस्लामिक इन्वेजन होता है कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पे, बिजेंटाइन एम्पायर ख़त्म होता है, तो सारे जो विद्वान हैं वो भाग के इटली चले जाते हैं और एक पुनर्जागरण होता है, उसको पुनर्जागरण कहते हैं। और वो पुनर्जागरण जो है वो अतीत से लेके यानी क्लासिकल मॉडल पे लिखने का। तो अब हम ना पेट्रार्क की भी बात करेंगे, ना माइकल एंजेलो, कुछ भी नहीं। रेनेसां एक अलग विषय है जिस पर हम बाद में बात करेंगे। रिफॉर्मेशन एक अलग विषय है। लेकिन कला के आंदोलनों की बात करते हुए कि हम उत्तर आधुनिकता तक इसी तरह पहुँचे, इन्हीं कदमों को नापते हुए। कदम नापना कई बार ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं आज एक पोस्ट मॉडर्निस्ट कहानी लिखने जा रही हूँ, एक उत्तर आधुनिक कहानी या उत्तर पोस्ट ट्रूथ। लेकिन जब हम सच पर सवाल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वही करते हैं। तो उसको थ्योरी में भी समझना और उसको लगातार उसकी बात करना ताकि सच हर व्यक्ति तक पहुँचे, मुहैया हो, बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें मैं कहना चाहती थी। और आधुनिक काल में उसके बाद जो आलोचक आए जिन्होंने कुछ और सिद्धांत दिए, उनमें सबसे मेरे प्रिय हैं टी.एस. एलियट, कवि और बहुत नामी कलाकार, जिन्होंने ये कहा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मैन हु क्रिएट्स एंड द मैन हु लिव्स इट।
अनुभव को जीना और अनुभव के बारे में लिखना दो अलग क्रियाएं हैं एक प्रकार से, और उनका जो साधारणीकरण या सामान्यीकरण, उनका जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, वो भारत में जिसको हम कहते रहे सामान्यीकरण या साधारणीकरण, वो उस सिद्धांत से मेल खाता है कि जब हम किसी चीज़ को रचते हैं तो हम जिस प्रक्रिया से गुज़रते हैं, जिस तरह से अपने शब्द गूंथते पिरोते हैं, तो वो एक हमसे अलग हो जाती है कृति, वो निर्वैयक्तिक हो जाती है, और कुछ जो चीज़ आगे बन के आती है वह उस अनुभव से निकली हुई तो होती है, लेकिन फिर भी जिसको हम कहते हैं ना पॉलिश्ड है, या बहुत सी चीज़ें हैं कुरेद कर निकाली हुई है, बहुत सी बातें, उसमें मंथन होता है, समुद्र मंथन का, अमृत भी जहर भी, तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये कुछ सिद्धांत हैं और इनको मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। और मैं अपने इसके बाद अपने साहित्य के जो मुख्य सरोकार हैं अपने हिंदी साहित्य के फ़िलहाल, मैं भारतीय अंग्रेज़ी साहित्य के बारे में भी नहीं कहूँगी, और दूसरी भाषाओं के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी। थोड़ा बहुत पढ़ा है उड़िया, थोड़ा बहुत कन्नड़, थोड़ी बहुत दूसरी भाषाओं की बातें, लेकिन हिंदी साहित्य के जो मुख्य सरोकार हैं और उन सरोकारों के प्रतिनिधि और मेरे प्रिय कौन कौन से रचनाकार हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कहानी पर भी, कविता पर भी, उपन्यास पर भी, बस ज़रा ज़रा थोड़ा थोड़ा, तो अगले वीडियो में। शुक्रिया।